प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। इस वीडियो में आप क्लास 12th 100 मार्क्स की हिंदी का तीसरा चैप्टर 100 अंक की हिंदी का तीसरा अध्याय संपूर्ण क्रांति, इसी के सारांश को पढ़ेंगे। दैट मीन्स समरी को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर के प्रत्येक लाइन को व्याख्या के साथ समझा दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ। आप मुझे इतना बताइए कि हिंदी व्याकरण को मैं लाइव पढ़ाऊँ या फिर वीडियो बनाकर। लाइव पढ़ाने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है समझने में, किसी भी चीज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे उसी समय कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का उत्तर उसी समय दे सकते हैं। लाइव में आपको एक फ़ायदा ये भी होगा। ओके, तो आप मुझे अपना कीमती राय अवश्य दीजिए। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह जब भी आप कोई सारांश लिख रहे हो तो फर्स्ट 2-3 लाइन में, कम से कम एक लाइन में लेखक या कवि का परिचय अवश्य दीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये चैप्टर 1 भाषण है, जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया है। डेट है 5 जून 1974 ईस्वी। जगह कौन सा है? तो पटना का गांधी मैदान, वहीं पर यह भाषण दिया गया है। और ये चैप्टर जो है आपका उसी का एक टुकड़ा है, एक अंश है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ, अगर आप प्रस्तुत नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये पाठ संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है। अंश मतलब टुकड़ा है। ये भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया है। एक बात और मैं आपको इस जगह बता दूं कि मैंने इसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, आप उसी तरह एग्ज़ाम में इसे लिख सकते हैं और अपने शब्दों में समझने से आप इसे अधिक दिन तक याद भी रख पाएंगे और अपने एग्जामिनेशन में आसानी से लिख भी सकते हैं। ठीक है। ये भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया है। ये भाषण का एक अंश है, मतलब एक टुकड़ा है। जयप्रकाश जी का यह पूरा भाषण, ये तो एक टुकड़ा है, लेकिन पूरा भाषण जो इनका एक पुस्तक के रूप में पटना से प्रकाशित भी हुआ है। उस पुस्तक का नाम है जनमुक्ति। इस भाषण को सुनने के लिए पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में लोग आए थे। इस भाषण को सुनने के लिए पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में लोग आए थे। उनमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, लेकिन अधिकतर उनमें युवा थे। अधिकतर उनमें नौजवान थे, मतलब युवा थे। जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में कहते हैं, आज रामधारी सिंह दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी हमारे बीच नहीं है। जब भाषण दे रहे थे तो उसी क्रम में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आज हमारे बीच में रामधारी सिंह दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी नहीं है। अगर वो होते तो उनकी कविताएं नव भारत के निर्माण में, मतलब नए भारत के निर्माण में क्रांति का कार्य करती। आगे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि नेतृत्व की जिम्मेदारी, मतलब ये संपूर्ण क्रांति की जिम्मेदारी मैंने मांग करके नहीं ली है, मुझे ये सौंपा गया है। किसके द्वारा सौंपा गया है? देश के युवाओं के द्वारा। नारायण जी कहते हैं कि बात तो मैं सबकी सुनूंगा, लेकिन फैसला मैं खुद करूंगा। फैसला मैं खुद करूंगा कि मुझे क्या करना है। मैं किसी के कहने पर नहीं चलने वाला हूँ। आमतौर पर ऐसा होता है ना, कोई नेता है तो उसके पीछे कुछ बिचौलिए लोग होते हैं, मतलब कठपुतली की तरह चलाने वाले। तो जयप्रकाश नारायण जी ये कहते हैं कि मैं बात तो सबकी सुनूंगा, लेकिन फैसला मैं खुद के ही करूंगा, खुद से ही करूंगा कि मुझे करना क्या है। मैं किसी के कहने पर नहीं चलने वाला हूँ, मुझे नाम का नेता नहीं बनना है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, लगभग 4-5 पेज में है और मैंने यहाँ पर लगभग 1 पेज में ही इसे समेट दिया है, मतलब शॉर्ट करके लिखा है। तो आप इसे इसी तरह लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। काफ़ी सारी बातों को मैंने छोड़ दिया है टाइप करने के लिए। जितनी मोटी बातें इसमें थी वो मैंने टाइप कर दिया है। जो इम्पोर्टेंट बात था इस चैप्टर में वो मैंने लिख ही दिया है। ठीक है।
नारायण जी कहते हैं कि बात तो मैं सबकी सुनूंगा, लेकिन फैसला मैं खुद करूंगा कि मुझे क्या करना है। मैं किसी के कहने पर नहीं चलने वाला हूँ। मुझे नाम का नेता नहीं बनना है। आगे बढ़ाकर कोई मुझे कहे कि जयप्रकाश नारायण ये करो वो करो, तो ये मुझसे नहीं होने वाला है। फैसला मैं खुद से ही करूंगा। जयप्रकाश जी कहते हैं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और वैसे कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने कहा ना आपको कि यहाँ पर मैंने मोटी मोटी बातों को, मेन बातों को सम्मिलित किया है। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने ठान लिया कि मुझे अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए। तो मैं अमेरिका गया पढ़ने को, और वहाँ पर मैंने होटल में काम किया है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, स्कूल का फ़ीस और रूम फीस, इसके लिए होटल वगैरह में काम किए थे, और काफ़ी तकलीफ़ उठाकर मैंने अमेरिका में अपनी पढ़ाई की है। अमेरिका से वापस लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मैंने जब चैप्टर को पढ़ाया था तो आपको एक एक चीज़ को डीपली बताया है। जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े नेता मुझसे मिलने आते और मुझे लोकतंत्र की शिक्षा देते थे, लेकिन वही लोग जो मुझे लोकतंत्र की शिक्षा देते थे, वही लोग एक तरफ क्या करते थे, लोगों के जुलूस को दबाने का कार्य भी करते थे। देखिए, पटना के गांधी मैदान में जब लोग इकट्ठा हो रहे थे, अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आ रहे थे, तो उन्हें रोका जा रहा था। लोगों के भीड़ को, जुलूस को रोका जा रहा था सरकार के द्वारा। उस समय सरकार मतलब प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के खिलाफ तो ये लड़ाई है ना। हिस्ट्री वगैरह में आप इसे पढ़ सकते हैं पूरा डीपली, या फिर अगर आप पॉलिटिकल साइंस में भी एक चैप्टर है, वहाँ भी आप इसे पढ़ सकते हैं। उसमें भी संपूर्ण क्रांति का जिक्र है। आगे कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े नेता मुझसे मिलने आते और मुझे लोकतंत्र की शिक्षा देते थे, लेकिन वही लोग एक तरफ लोगों के जुलूस को दबाने का कार्य भी करते थे। ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती है। एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और एक तरफ उन्हीं को कुचलने का कार्य भी करते हैं। कुछ लोग उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण में मेल मिलाप करवाना चाहते थे। तो नारायण जी कहते थे कि मेरी इंदिरा जी से कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मुझे नफरत है। उनकी कुछ ऐसी नीति है जिससे मुझे नफरत है। नारायण जी अपने भाषण में कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि की भी आलोचना किए हैं। बापू और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी आलोचना किए हैं। आलोचना इसलिए किए हैं कि आज जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण चुनाव का अंधाधुंध खर्चा भी है। चुनाव में आपको पता होगा बहुत सारा खर्चा होता है। जो भ्रष्टाचार आजकल जो बढ़ रहा है, इसका एक प्रमुख कारण है चुनाव का अंधाधुंध खर्च। आजकल लोकतंत्र में ऐसा हो गया है कि जनता को सिर्फ इतना ही अधिकार है कि वो सिर्फ मतदान करे और उसके बाद उसकी कोई भूमिका नहीं होती, जो कि बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में ऐसा कहा गया है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हो रहा था। ये बात किस समय की हो रही है? गौर से सुनिए, 1974 ईस्वी की बात हो रही है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा हो गया है कि जनता को सिर्फ इतना ही अधिकार है कि वो सिर्फ मतदान करे और उसके बाद उसकी कोई भूमिका नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। ये सारे भाषण को सुनकर लोगों के दिलों में एक जोश पैदा हो गया था और धीरे धीरे क्या हुआ था, प्रधानमंत्री को अपने पद को त्याग करना पड़ा था, अपने पद को छोड़ना पड़ा था। उनकी सरकार गिर गई थी। जनता को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने प्रतिनिधि के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके। जनता का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो रिश्वत लिए बिना पूरा हो जाए। अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि जनता कोई भी ऐसा काम नहीं है जो रिश्वत के बगैर पूरा हो जाए। हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण से इशारा करते हैं कि अलग अलग देशों में प्रेस और पत्रिकाएं, मीडिया वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाते भी हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। ये बात 1974 की हो रही थी, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे 2020 में, तो अभी भी लगभग वही हाल है। ठीक है, और अंत में कहते हैं कि हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी हम इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी बातें थी चैप्टर में, लेकिन मैंने मोटी मोटी बातों को, मेन बातों को यहाँ पर सम्मिलित किया था। इस भाषण को सुनकर लोगों के रगों में, मतलब कि नसों में क्रांति की लहर दौड़ गई थी।
जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। इसी जगह इस सारांश का अंत होता है, मतलब ये कंप्लीट होता है। तो प्यारे दोस्तों, एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात और, टेलीग्राम में ज्वाइन होने से आपको क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा आपको यही मिलेगा कि वहाँ पर कुछ समय में क्विज़ भी होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रिवाइज भी हो जाता है, और ये सारे PDF आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। अंत में, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और लगता है कि आपको ये चैनल आपके प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए बेटर है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना इग्नोर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।